नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। जिस प्रदर्शन में वेतन वृद्धि यानी सैलरी हाइक के नाम पर करोड़ों का नुकसान हुआ, दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की थी, लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस ने हिरासत में लेकर लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। यहां तक कि कोर्ट ने भी कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोग कोई आतंकवादी नहीं है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा है। यानी एक तरफ जहां यूपी में कानून का राज है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नोएडा हिंसा में जो कुछ हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इतना कड़ा रुख क्यों अपना रहा है? देखिए, कड़ा रुख नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रुख है बस। कड़ा और मुलायम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हमेशा किसी भी मुद्दे पर कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एक दिन पहले सीजेआई सूर्यकांत ने जो बातें कही, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि सीनियर एडवोकेट जो होते हैं, डिजिग्नेशन जो मिलता है, उसमें धांधली होती है। इसीलिए एक याचिका लेकर आए थे कि नहीं, ये गलत बात है, हमारे सीनियर एडवोकेट होने का ये प्रमाण पत्र हमें बार एसोसिएशन की तरफ से दिया जाए। और फिर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है उसको निरस्त किया जाए। तो सीजेआई सूर्यकांत ने यही बात कही कि जितने जो युवा बेरोजगार हैं, बाहर में चलते हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एनजीओ में चले जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बने जाते हैं, और ये सारे लोग सिस्टम पर सवाल खड़ा करना शुरू करते हैं। क्योंकि जिस एडवोकेट ने याचिका दायर की थी वो भी एक्टिविस्ट बन गए थे और वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सीधे तौर पर कहा था कि आप एडवोकेट बनने के लायक हो क्या? आपने ये फर्जी डिग्री ली है? ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट बनाया जा सकता है आपको छोड़कर। इसलिए अभी अगर ये याचिका वापस नहीं ली तो उसके बाद याचिका के साथ साथ सजा भी मिलेगी। इसलिए उस पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने यही बातें कही थी कि जो सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते उठाते ये वायलेंट हो जाता है पूरा ग्रुप, और ये वायलेंट होने के साथ साथ ये हिंसा को बढ़ावा देता है, प्रदर्शन करता है, दंगा करवाता है और सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है। ये जेनजी प्रोटेस्ट की बात भी उन्होंने कही कि ये कौन से जेनजी प्रोटेस्ट? आप सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ सकते हो, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो, या सिस्टम को बदलने के लिए आपके पास एक डेमोक्रेटिक राइट है। 5 साल में सरकार बदलती है, 5 साल का इंतजार कर सकते हो, कुछ समय का इंतजार करो, उसके बाद वोट डालो। और अगर आपको लगता है कि सरकार को झुकाना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट एक माध्यम होता है, और पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब होता है डेमोक्रेसी में एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना, जो आंदोलन का सही मकसद कहा जाता है कि वो प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह जो कि सरकार को झुका सकता है क्योंकि उसके पास लोगों की ताकत है, और लोग ही डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण होते हैं, मुखिया होते हैं। ये डेमोक्रेसी में मालिक तो जनता ही है और सारे सेवक ही हैं जो जनता की सेवा के लिए जनता द्वारा नियुक्त किए चुने जाते हैं। तो इसलिए एक तरफ आप कह रहे हो कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये जो प्रोटेस्ट करने का साधन बन गया है, नुकसान करने का तरीका हो गया है, वो लोगों का तरीका है जो सिस्टम पर सवाल उठाता है। सिस्टम बना हुआ है। नोएडा में प्रोटेस्ट के लिए आपके पास भी सिस्टम था। प्रोटेस्ट करने से पहले आप एक याचिका लेकर जाते, सैलरी हाइक की बात थी, मानवाधिकार की बात कर रहे, फैसिलिटी की बात कर रहे हैं लेबर्स की, तो ठीक है, आप उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन अभियान चलाओ, सरकार से डिमांड रखो। सरकार ने तो डिमांड एक दिन पहले ही मान ली थी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नोटिफिकेशन जारी करवाया था। यही गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिफिकेशन जारी करके सारे फैक्ट्री ऑनर्स से अपील की थी कि इस आधार पर अब सैलरी बढ़ाई जाए, सुविधाएं दी जाए। लेकिन फिर भी उसके बाद आपको भरोसा नहीं हुआ। ठीक है,
अगर भरोसा नहीं है तो उन फैक्ट्री ऑनर्स के खिलाफ कंप्लेन लेकर जाओ। ये हर जगह पर फैक्ट्री में अगर कुछ गलत होता है, अनियमितता होती है, मजदूरों की समस्याएं बढ़ाई जाती है, उसके लिए फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो वैसी स्थिति में आप लेबर ऑफिसर से कंसल्ट कर सकते हो, कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन इसके बावजूद अगर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब हमें दबाव बनाने की जरूरत है, तो तालाबंदी करो। यह प्रोटेस्ट का सबसे बेहतर तरीका होता है कि अगर कोई काम करने वाले कामकाजी लोग हैं, वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहें तो इसका मतलब है कि वो ताला बंद करवा देंगे। आप हड़ताल कर लो, हड़ताल करो, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, कितने दिन तक झेलेगा? हड़ताल करने के बाद आप धरने पर बैठ सकते हो, लेकिन ये दंगा करवाना, फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर आप आगजनी करवा रहे हो, और फिर पता चला कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि इन लोगों की समस्या आई और खुद से ये जनरेट हो गया। फिर जब इसको क्रैक किया जाने लगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला वो आदित्य आनंद, ये सारे प्रोफेशनल हैं, वामपंथी, जो अर्बन नक्सलाइट्स कहे जा सकते हैं। अर्बन नक्सल्स यही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो माओवाद की समस्या धीरे धीरे खत्म कर दी, और अमित शाह के कड़े रुख और कड़े एक्शन प्लान के कारण आज रेड कॉरिडोर खत्म हो चुका है। आंध्र प्रदेश में नहीं है, यहां तक कि महाराष्ट्र में जो कुछ क्षेत्रों में नक्सलवाद, माओवाद हुआ करता था, वो भी खत्म हो चुका है। आंध्र प्रदेश का गढ़, छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके में छिटपुट है। बड़े सारे नक्सलवादी या तो मार दिए गए या गिरफ्तार हो गए या सरेंडर कर दिया। तो जिस तरीके से रूरल एरिया में कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा है, अर्बन एरिया में ये लोग भाग कर आ गया। विचार वही, माइंडसेट वही कि हिंसा से ही क्रांति होगी, और हिंसक क्रांति से ही दरवाजा खुलेगा, बदलाव का, परिवर्तन होगा। अहिंसक क्रांति से नहीं होगा। यानी कि विरोध प्रदर्शन करना है तो हिंसक बनना पड़ेगा, गाड़ियां जलानी पड़ेगी, फैक्ट्री जलानी पड़ेगी, दुकान जलानी पड़ेगी, कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। अब इस विचारधारा के साथ आप प्रदर्शन करोगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार यानी कि अगर यह मानकर कोई चलता है कि गवर्नमेंट का मतलब योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट हैं, तो इन लोगों को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नुकसान इनका नहीं होगा, नुकसान तो लोगों का है। कोई योगी आदित्यनाथ के उस प्रोटोकॉल के साथ, उस सिक्योरिटी सिस्टम के साथ ब्रिज करके उनकी हत्या थोड़ी करने जाएगा। ये तो सामान्य लोगों की परेशानी थी कि उस दिन पूरा क्षेत्र बंद रहा, कहीं गाड़ियां लगाई है तो उसको आग लगा दिया, ऑटो को आग लगा दिया, कैब को आग लगा दिया, फैक्ट्रियां जला दी। ये लोगों की समस्या है, इसीलिए इस लोगों की समस्या के लिए इन लोगों को गिरफ्तार करना जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और यह कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस प्रताड़ित कर रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गलत की कि वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यह अपने मन से, अपने विचारों से उनके जज आतंकवाद को अपने परिभाषा में गढ़ देते हैं। यह आतंकवाद का मतलब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, किसी दूसरे देश से आया हुआ लोग जो कि बम का इस्तेमाल करता है, गन का इस्तेमाल करता है, गोलियां चलाता है, वही आतंकवादी है। आतंकवाद का मतलब तो एक छोटे से क्षेत्र में भी आतंक के माध्यम से दहशत पैदा करना, यानी कि हिंसा के माध्यम से डर का माहौल क्रिएट करना। यह डर का माहौल क्रिएट नहीं किया गया, लोग आने से डर रहे हैं, अपने अपने काम पर जाने से डर रहे हैं, कहीं उस भीड़ के हत्थे चढ़ गए तो हमारे भी कुछ हो जाएगा। तो इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। आतंक फैलाकर सरकार को झुकाने की कोशिश ही आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर का आतंकवादी अगर दिल्ली में आकर बम धमाका करता है क्योंकि उसे जम्मू कश्मीर में आवाज सुनानी है, तो उसका मतलब यही है कि हम जम्मू कश्मीर के मामले में बम फोड़कर दिल्ली के अंदर भी हम सरकार को झुका देंगे कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दो, अब वो आपका हिस्सा नहीं रहेगा, स्वतंत्र हो जाए जम्मू कश्मीर। किसी भी क्षेत्र में खालिस्तानी आतंक यही करता था, सरकार को झुकाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना, वायलेंस का इस्तेमाल करना, वही आतंकवाद कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी सोचना चाहिए कि क्या सरकार को झुकाने के लिए नोएडा के अंदर हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया गया, गाड़ियां नहीं जलाई गई, भय का माहौल पैदा नहीं किया गया? आतंकवादी तो है। यह कहा जा सकता है कि आतंकवादी किस किस्म का है, वो कैसा आतंकवादी है। आतंकवाद में कई ग्रेड हो सकते हैं, जैसे चोरों का अलग अलग ग्रेड है। कोई रोटी की चोरी करता है भूख बचाने के लिए, कोई है
जो कुछ पैसे की चोरी करता है अपनी छोटे मोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए, और किसी के पास करोड़ों रुपया है तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो करोड़ों की लूट करता है। तो चोर तो सब है, लेकिन चोर का क्राइटेरिया है, वो ग्रेड बना हुआ है, करप्शन का ग्रेड है। अगर कोई क्राइम किया जाता है उसका भी ग्रेड बना हुआ है। एक मर्डर होता है और उस मर्डर में ऐसे हिनियस क्राइम हो जाता है तो कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है ये, इसलिए इसमें फांसी होनी चाहिए। मर्डर तो मर्डर है, व्यक्ति की जान गई है, लेकिन जान किस तरीके से गई है इसके अनुसार तय होता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो इसलिए आतंकवादी ये लोग है, आतंक का रास्ता अपनाया, लेकिन वो आतंकवाद वैसे आतंकवाद नहीं है जिसको दहशतगर्द कहते हैं। तो इसलिए इसके साथ वही काम किया जाना चाहिए कि इन लोगों को पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए या तो अपनी बात बताए, या तो सारे लोगों का नाम बताए, या तो उस पूरे नेटवर्क के जरिए जो करने की कोशिश थी वो इंटेंशन बताए। कल ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, ये होते हुए मेरठ, या फिर हर जगह पर जहां पर इंडस्ट्रियल हब है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। एक समय था जब यूनियनबाजी हुआ करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दिया था इन लोगों ने। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कम्युनिस्टों की सरकार, सारे इंडस्ट्रियल हब में ऐसी यूनियनबाजी हुई, हर 10 दिन के बाद हड़ताल, हर 10 दिन के बाद प्रदर्शन, फैक्ट्री में आग लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में कौन नुकसान झेलने के लिए वहां फैक्ट्री लगाएगा, दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया। तो क्या चाहते हो कि नोएडा में वही स्थिति हो जाए कि जो इंडस्ट्रियल हब यहां पर विदेशों से आकर कंपनियां लगाई जा रही है, कल होके ये अगर सैमसंग के कंपनी के बाहर, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर ऐसे ही प्रदर्शन कर दे, कोरिया वाले क्या कहेंगे कि यहां पर तो इन्वेस्ट करना बेकार है, और फिर कहोगे कि बेरोजगारी फैली हुई है। तो ये पूरा जो विशियस सर्किल है, दुष्चक्र बना हुआ है, उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को कठोर बनना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, मानवीयता के आधार पर कानून सम्मत फैसले लेने की कोशिश की जानी चाहिए। टिप्पणियों से बचना चाहिए। आप फैसला दो, कोई बात नहीं, आपने कहा ठीक है 18 तारीख को इन लोगों को प्रेजेंट करो, ठीक है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि कहां प्रताड़ित हो रहा है, इनको कैसा टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो कोर्ट के सामने अपीयर करने के लिए हैबियस कॉर्पस के तहत आप याचिका दायर कर सकते हो, और याचिका दायर की गई। लेकिन दलील के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को टिप्पणी करने की आदत है, जो पहले भी इस पर सवाल उठ गए हैं, जब किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे, कई बार ऐसे सवाल उठाए कि जो टिप्पणियों का फैसले में शामिल नहीं किया जाता, फिर टिप्पणी करते क्यों हो। अमित शाह ने भी कहा था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी, कई टिप्पणियां सरकार के ऊपर, जिसको विपक्ष हथियार बना लेती है। एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलना पड़ा था कि जो टिप्पणियां की जाती है उसमें विपक्ष को एक ऐसा विपन, हथियार दे दिया जाता है जिसका इस्तेमाल वो करता है। मीडिया में भी वैसे ही टिप्पणियों को आधार बनाया जाता है, जबकि उन टिप्पणियों को फैसला से कोई लेना देना नहीं है। तो इन टिप्पणियों से परेशानी है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की इस घटना को लेकर रुख अख्तियार किया है, वो रुख सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है। योगी की सरकार अपने तरीके से सही काम कर रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नोएडा आंदोलन और उसके बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है। अब देखना होगा कि इस संबंध पर यूपी पुलिस अदालत में क्या सफाई पेश करती है। तो इस खास शो में इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।